नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे गोपालगंज ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। 6 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में अक़लियतों की बड़ी आबादी है। 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अक़लियती आबादी ही उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करती है। कई दिग्गज सियासी रहनुमाओं का ताल्लुक़ भी इसी ज़िले से रहा है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं गोपालगंज ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। राजधानी पटना से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गोपालगंज ज़िला है। गोपालगंज में अक़लियतों की बड़ी आबादी बसती है। 6 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले के 4 विधानसभा क्षेत्र बरौली, गोपालगंज, हथुआ और कुचायकोट में अक़लियती आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। कई दिग्गज सियासी रहनुमाओं का ताल्लुक़ भी इस ज़िले से रहा है। लेकिन ज़रा नज़र डालिए इन तस्वीरों पर और अंदाज़ा लगाइए, आज़ादी के इतने दिनों बाद भी गोपालगंज की हालत क्यों नहीं बदल सकी है। हालांकि सीवान की तरह इस ज़िले से भी लोगों का काफिला खाड़ी देशों में अपनी मुक़द्दर को संवारने जाता है। बावजूद इसके जानकारों का कहना है कि ज़िले की अक़लियती आबादी मुख्य धारे से काफ़ी पीछे है। कोई नौकरी मिलती नहीं है, जॉब मिलता नहीं है और पढ़े लिखे लोग भी हैं तो मजबूर होकर के अपना चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, इसलिए कि उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको कुछ स्किल का भी सुविधा दिया जाए, जिसके स्किल होकर के जाएं तो वो बाहर जा कर के एक अच्छी खासी आमदनी भी करें या अपना भी रोज़गार करें। कभी तारीख के पन्नों में अपनी बेहतरीन याद छोड़ने वाला ये ज़िला आज़ादी की लड़ाई में भी पहली कतार में खड़ा रहा है। कई समाजी आंदोलनों का गवाह रहा गोपालगंज उस बदलाव की आहट को महसूस नहीं किया है, जिस बदलाव की बात 21वीं सदी की चकाचौंध में सियासी ताकतें करती रही हैं। अक़लियतों का बड़ा मसला रोज़गार और तालीम से जुड़ा है। ज़िले में रोज़गार नहीं होने से इस समाज की बड़ी आबादी 2 वक्त की रोटी की तलाश में यहाँ से पलायन करती है। पलायन देश के महानगरों के अलावा खाड़ी देशों में होता है। जानकार कहते हैं कि खाड़ी देशों में नौकरी करने से ज़िले में पैसा तो आ रहा है, लेकिन बुनियादी सहूलतें हासिल नहीं है। पैसा होने के बावजूद अक़लियती आबादी तालीमी मैदान में काफ़ी पीछे है। पलायन इस वजह से कहते हैं एजुकेशन नहीं है, गुर्बत यहाँ है। गुर्बत के वजह से ये लोग पलायन कर जाते हैं। जो मान लीजिए नौकरी करने के लिए बाहर जाता है उससे ज़्यादा पैसा मिलता है और यहाँ नहीं मिलता है तो वो पलायन तो करेगा ही। उनके पास न ज़मीन है, अल्पसंख्यकों के पास ज़मीन भी नहीं है जिसकी वो खेती कर सकें, और सरकार उनको रोज़ी नहीं देती है, रोज़गार से नहीं जोड़ती है, जिसके वजह से वो पलायन कर जाते हैं। गल्फ़ जाने से पैसा तो आया है, लेकिन पैसे का खर्च के उनको अभी तरीक़ा नहीं मालूम है। जैसे इतने पैसे आने के बाद मकानात तो बन गए, लेकिन एक भी और तो बच्चियों के पढ़ने के स्कूल यहाँ नहीं है। जानकारों के मुताबिक ज़िले में वो सियासी तौर पर भी हाशिए पर हैं, लिहाजा उनकी बात हमेशा तूती की आवाज़ बनकर रह जाती है। उधर सरकार अक़लियतों को मुख्य धारे से जोड़ने के लिए दर्जनों स्कीमें चलाने का दावा करती है, लेकिन ज़िले की अक़लियती आबादी की माने तो सरकारी योजनाओं का बहुत फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। बुद्धिजीवियों के मुताबिक सरकार इस मसले पर हमेशा संजीदा पहल करने की बात करती रही है, लेकिन मसला आज भी ज्यों का त्यों है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लैकाडेसिकल हैं इस मामले में। उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो वो अव्वल देते नहीं। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि हमारे अमीर सुबहानी साहब अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी वेलफेयर के। उनका 2013 का एक लेटर है टू ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कि आपके ज़िले में 50% आबादी कहाँ कहाँ किस किस पंचायत में किस किस विलेजेस में है, उसका वार्ड वाइज आप रिपोर्ट करें। आज तक वो रिपोर्ट नहीं गई। मौजूदा सरकार की सुशासन की नीति में ज़िले की सड़कों की हालत बदली है, लेकिन गोपालगंज के अंदरूनी हिस्से में टूटी फूटी सड़कें ही लोगों का स्वागत करती है। सड़क से लेकर स्वास्थ्य
और स्वास्थ्य से लेकर तालीम का मसला सरकारों के दामन पर दाग लगाता है। कहने के लिए अक़लियतों के सिलसिले में स्कीमों की कमी नहीं है, लेकिन मसला उन योजनाओं के लागू होने का है। गोपालगंज ज़िला की अक़लियत जो है तालीमी एतबार से भी और आप कह लीजिए कि सेहत के एतबार से भी, यानी हेल्थ के एतबार से और तालीम के एतबार से, माली एतबार से बहुत ही पिछड़ी हुई अक़लियत है। और ये बड़ी बदकिस्मती है इस ज़िले की कि इस ज़िले ने बिहार को 3 वज़राए आला दिया है और सब ने अपने आप को दावा ये किया है कि वो अक़लियत के मसीहा हैं, तीनों ने। लेकिन हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत ही नागुफ्ताब्य हैं। ज़िले में करीब 19% आबादी अक़लियतों की है, लेकिन तालीमी इदारे नाम के बराबर हैं। उर्दू का मसला तो है ही, साथ ही मदरसों की कमी भी रही सही कसर पूरी करती है। जानकारों की माने तो उर्दू से उनका जज्बाती रिश्ता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। उधर ज़िले में वक्फ की करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उन जायदादों से भी लोगों को कुछ खास फायदा नहीं हो पाता है। ज़िले के लोग कहते हैं कि इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड का रवैया भी बेहद अफसोसनाक रहा है। वक्फ का सिचुएशन ये है कि जायदाद तो बहुत है और 100 एकर्स नियर अबाउट से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ है, लेकिन वो डायरेक्ट उस पर वक्फ बोर्ड का एक्सेस नहीं है। वक्फ बोर्ड का ना हो तो रिटर्न उस प्रॉपर्टी का जाता है और ना वक्फ बोर्ड उस पर काबिज़ है। वो गैर लोग जो है ना उस पर काबिज़ हैं और वही लोग अपना उस प्रॉपर्टी से मशरफ़ ले रहे हैं। अगर उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड रिलीज़ करा दे तो उस पर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन सकता है, मेडिकल कॉलेज बन सकता है माइनॉरिटी के लिए, जिससे माइनॉरिटी को फ़ायदा हो सकता है। सिवान की तरह इस ज़िले से भी लोग खाड़ी देशों में पलायन करते हैं। खाड़ी देशों में जाने से उनकी आर्थिक हालत में यकीनन बदलाव आया है, लेकिन तालीमी और समाजी मसले आज भी बदस्तूर कायम हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। ज़िले का बड़ा मसला तालीम और रोज़गार से जुड़ा है। जानकारों के मुताबिक यहाँ के लोगों की दिलचस्पी बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा खाड़ी देशों में भेजने की रही है। वो ये भी कहते हैं कि हालात बदले हैं, लेकिन आज भी तालीमी मसला अपनी जगह पर कायम है। बिहार के दूसरे ज़िलों में रोज़गार के लिए लोगों का पलायन महानगरों में होता है, जबकि गोपालगंज में खाड़ी देशों में जाकर रोज़गार करना एक फैशन की तरह है। बुद्धिजीवी कहते हैं कि बाहर जाने से लोगों की आर्थिक हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन उनकी समाजी और तालीमी मसले आज भी बदस्तूर कायम हैं। गोपालगंज के मुसलमानों के तालीमी एतबार से बहुत पासमाना है। माशी एतबार से तो इनका मुलाजमत में तो नहीं है, लेकिन बाहर जा कर के रोज़ी रोटी कमाते हैं और सऊदी अरबिया हुआ, विदेश में जा कर के कमा करके यहाँ लाते हैं, उसी से अपना वो कारोबार भी करते हैं। लेकिन तालीमी मैदान में अभी बहुत पिछड़े लोग हैं। हालांकि बदलते वक्त में यहाँ भी लोग अपने मुक़द्दर को संवारने की जद्दोजहद करते दिखाई दे जाते हैं। ये शहर में कायम मदरसा इस्लामिया है। मदरसे में बच्चों को आधुनिक शिक्षा पर बेहद जोर दिया जाता है। ये मदरसा भी मदरसा बोर्ड के मातहत है और सरकार इसे अनुदान देती है, लेकिन मदरसे में छात्रों को कंप्यूटर की तालीम के साथ ही दीनी तालीम का ख़ास ख्याल रखा गया है। आज ये टेक्नोलॉजी की तालीम इतनी ज़रूरी है कि अगर वो तालीम बंद कर दी जाए कि तो हम ज़िंदगी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी ही का ये कमाल है कि वो काम जो मुश्किल से होता था और देर से होता था, आज जल्दी और आसानी से वो काम हो रहा है। छात्र यहाँ से तालीम हासिल कर कुछ करने का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं छात्राओं का जज्बा भी देखने से बनता है। तालीम के मामले में पहली जनरेशन के ये बच्चे भी 21वीं सदी की तेज़ रफ्तार आंधी में अपनी जगह बनाने की कोशिशें कर रही हैं। आर्थिक तंगहाली के कारण तालीम में पीछे रह जाने वाले ये बच्चे भी अब अपना रास्ता
बनाने लगे हैं। मैं इस मदरसे में जहाँ दीनी तालीम हासिल कर रहा हूँ, वहीं दुनियावी तालीम भी हासिल करने के लिए कंप्यूटर सीख रहा हूँ। और मैं इस आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग कंप्यूटर सीखते हैं और बहुत सारी काम इससे उठाते हैं, इसलिए मैं भी कंप्यूटर सीखकर और अपने ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ। हम मदरसे में पढ़ते हैं, मेरा नाम नाजरीन नाज है और इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ सब पढ़ाई होती है और हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं। गोपालगंज के गाँवों में तालीम का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस सिलसिले में भी पहल करते दिखाई दे जाते हैं। ये रज़ी अहमद फैजी हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU से तालीम हासिल करने के बाद फैजी ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। फैजी कहते हैं कि काफ़ी मुश्किलों के बाद वो गांव से निकलकर तालीम हासिल करने देश के बड़े संस्थानों तक पहुंचे थे। अब वो अपने गांव के बच्चों को उस मुकाम पर देखना चाहते हैं। हालांकि उनकी ये कोशिश अभी काफ़ी महदूद दायरे में है, लेकिन हौसले कामयाबी की ज़मानत देते हैं। जामिया को कायम करने वाले और AMU को कायम करने वाले, इन लोगों को भी अपनी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस समाज, जिस देश, जिस मुल्क में ये पैदा हुए थे, उसको पे बैक करने के लिए, वहाँ कुछ करने के लिए इन लोगों ने उन इंस्टीट्यूशंस को कायम किया। और मेरे ख्याल से मुझे भी वहीं से ये इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी अपने इलाके में कुछ ऐसा करूं कि इसकी भला हो सके। सेमरा गांव में फैजी के स्कूल में अंग्रेजी पर सबसे ज़्यादा जोर है। क्लास में बच्चों की तादाद कम है, लेकिन जो हैं उन्हें आधुनिक शिक्षा देने की कोशिश शुरू हुई है। गांव में ऐसी कोशिश यकीनन तारीफ के काबिल है। फैजी अपने इदारे को और फैलाना चाहते हैं। अपनी मुहिम में ख़ास तौर से लड़कियों को जोड़ा है। कहते हैं कि एक लड़की की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम होती है। फैजी के मुताबिक लड़कियां शिक्षित हो गई तो मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। सिमरा गांव गोपालगंज शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पे, और इस इलाके में 10 किलोमीटर के अंदर कोई हाई स्कूल नहीं है। एक दैभत्ता हाई स्कूल है, थावे हाई स्कूल है। इस बीच 10 किलोमीटर के एरिया में कोई हाई स्कूल नहीं, और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए हमने इस जगह पे स्कूल कायम किया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कि यहाँ के बच्चियों को उनके बैकयार्ड में स्कूल कॉलेज दिया जाए ताकि वो आसानी से क्लास में जाके पढ़ सकें। लड़कियों को ही क्यों मतलब आपने फोकस? इसलिए कि आधा समाज तो इन्हीं से बिल्ड होता है। अगर ये एजुकेटेड नहीं होगी तो हमारा अगला जनरेशन भी एजुकेटेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर ही पहला विद्यालय और स्कूल है। इसलिए इनका एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी ये तस्वीर टिमटिमाती चिराग की तरह है। आबादी के एतबार से शिक्षण संस्थाओं की कमी अक़लियती आबादी के लिए मुश्किलें खड़ी करती है। जानकार कहते हैं कि ज़िले में अक़लियती इदारों की काफ़ी कमी है, लिहाजा लोगों के पास पैसा आने के बावजूद वो तालीम से पूरी तरह नहीं जुड़ पाते हैं। उधर ज़िले में इस सिलसिले में किसी तरह की कोई बेदारी मुहिम भी नज़र नहीं आती है। जानकार कहते हैं कि इस सिलसिले में अक़लियती संगठनों की कोशिशें भी बेहद मायूसकुन रही है। गोपालगंज के माइनॉरिटी का हालत यह है कि यहाँ एक भी मुस्लिम अदारा ऐसा नहीं है कि जो उसकी तालीम का सही मुकम्मल इंतज़ाम हो, और सरकार के तरफ से बिल्कुल उपेक्षा है कि यहाँ के माइनॉरिटी को कैसे तरक्की किया जाए। ना हमारा यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर पा रहा है, ना हमारे कोई जो सियासी रहनुमा हैं इस तरह की कोई बात नहीं उठा पाते हैं। इसलिए यहाँ के गांव देहात से लेकर शहर तक तालीमी एतबार से बहुत ही पिछड़ा हुआ माइनॉरिटी है गोपालगंज ज़िला। ज़िले के लोगों को इस बात का भी मलाल है कि उनके इलाके में अक़लियती इदारे नाम के बराबर हैं, जो हैं भी उन्हें सरकार की तरफ से कोई ख़ास सहूलत नहीं मिलती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सियासी पार्टियां आज भी उन्हें वोट बैंक के नज़रिए से देखती है। नतीजे के तौर पर जो स्कीमें सरकार की तरफ से अक़लियतों के फलाह यानी विकास के नाम पर चलाई जाती है, वो भी मुनासिब तरीके से ज़मीन पर लागू नहीं हो पाती है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। अक़लियतों के विकास के नाम पर चलने वाली स्कीमें भी ज़मीन पर दिखाई नहीं देती है। दरअसल उन स्कीमों की जानकारी नहीं होने से ये तबका उन स्कीमों का फ़ायदा उठाने से महरूम रह जाता है। जानकारों ने समाज को खुद पहल करने की अपील की है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद अक़लियती इलाकों में अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों स्कीमों को शुरू करने का ऐलान किया गया था। उसमें MSDP की भी स्कीम शामिल थी। पहले सूबे के 7 जिलों को इस स्कीम से जोड़ा गया था, लेकिन बाद में सूबे के 75 ब्लॉक को भी इस स्कीम का हिस्सा बनाया गया। गोपालगंज के भी कई ब्लॉक उसमें शामिल हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक उनके ज़िले में उस पर काम नहीं हुआ है। दावे तो होते हैं, लेकिन जहाँ तक अक़लियत नवाजी का फ़ायदे होने का सवाल है, ये सारे फ़ंड और जो कुछ भी स्कीमें हैं ये दफ्तरों तक ही महदूद रह जाती हैं और आवाम को फ़ायदा उसका नहीं मिल पाता है। इसकी एक वजह तो सरकारी तौर पर जो सुस्ती है वो तो है ही। दूसरी जो हमारी अक़लियत के जो लोग हैं या जो हमारे रहनुमा होने चाहिए, सियासी तौर पर कोई ऐसा मजबूत रहनुमा या फिर वो कोई इस तरह का रहनुमा हमारे पास नहीं है कि जो इसकी आवाज़ उठा सके और जो सरकारी स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंचा सके उसको। दरअसल मसला यही है, सरकार का मंसूबा अक़लियतों के विकास का ज़रूर रहा है, लेकिन उसे लागू करने का रास्ता इतना तंग कर दिया जाता है कि बड़ी आबादी फ़ायदा हासिल करने से महरूम रह जाती है। ये मदरसा दारुल उलूम गौसिया है। 1970 में इस इदारे को कायम किया गया था और 1987 में इस मदरसे को बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने मंजूर किया, लेकिन आज तक यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हो सकी है। हाफिज गुलाम मुर्तजा 1973 से इस मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अब रिटायर करने की उम्र हो गई है, लेकिन उन्हें 3000 रुपया महीना मिलता है, वो भी लोगों के चंदे से। अंदाज़ा लगाइए, एक टीचर ने बच्चों की पढ़ाई में अपनी उम्र गुजार दी इस उम्मीद पर कि उनका मदरसा मंजूर है और सरकार उन्हें भी वेतन के नाम पर कुछ पैसे देगी, लेकिन रिटायर का वक्त करीब आ गया और हसरत पूरी नहीं हुई। आज तक कोई सुनवाई नहीं। हर जो है इसके पहले जो है लोग और इसी इतने रकम पर हम काम करते आ रहे हैं। हमारे भी बाल बच्चा हैं, लेकिन इसी में किसी तरह जो है तकलीफ़ उठाकर अपने ज़िंदगी को बसर करते हैं। और साथ ही साथ जो है इसमें यतीम नादार बच्चों को, इन लोगों को ही इंतज़ाम करना पड़ता है, खाने पीने का इंतज़ाम। फिर इस इमारत जो है, इमारत के लोगों के नज़दीक जाकर जो है कुछ हमको मांगना पड़ता है, तो लोग देते हैं, तो इमारत को भी तैयार करते हैं। छड़ी की ये खटखटाहट बच्चों में तहजीब के साथ शऊर भी पैदा करती रही है। हाफिज गुलाम आज भी पाबंदी से अपनी मुहिम में लगे हैं, लेकिन अफसोस करते हैं कि ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों के साथ गुजरी है। उनकी तरह यहाँ और भी शिक्षक हैं। ये मौलाना अनवार अहमद हैं। अनवार कहते हैं कि उन्हें 2800 रुपया महीना मिलता है। अनवार को भी उम्मीद है कि एक दिन मदरसा बोर्ड और सरकार की नींद ज़रूर खुलेगी और उनके भी योगदान को सराहा जाएगा, उन्हें भी मेहनताना मिलेगा। लेकिन कई दशकों से इंतजार कर रहे इन शिक्षकों का सपना पूरा होगा कहना मुश्किल है। हमको 2800 रुपया तनख्वाह मिल रहा है इस मदरसे से। लगभग 10 साल हो गया हमको यहाँ रहते हुए, इस मदरसे में काम करते हुए। काफ़ी मुश्किलों के साथ ज़िंदगी जी, बहुत मुश्किलों के साथ में ज़िंदगी कट रही है। कहते हैं ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है, ख्वाब पलते हैं, बिखरते हैं, लेकिन सियासी नेताओं का वादा हमेशा नए रूप रंग में लोगों के सामने अपनी खूबसूरती बिखेरता रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सियासत अपने वादे पर अमल की रहती तो गोपालगंज की आबादी भी जिंदगी की उस मंजिलों पर होती जहां खुशियों का बसेरा है। तालीमी मेयार पर किसी को कोई ध्यान है न, किसी नेता को आज तक किसी का ख्याल है। इलेक्शन पर हकीकत में आता है, लेकिन तरह तरह की बात करके वो वोट लिए और उसके बाद चले गए। वो जैसे जैसे तालीमी फ़रोग़ हो रहा है, लोग बेदार हो रहे हैं, हम किसी का वोट बैंक बन करके नहीं रहे। फलाही काम के लिए हमारे सियासी रहनुमा लोगों को आगे आकर, और जो भी ऐसा नहीं कि सरकार हमारे अक़लियत के लिए
फंडिंग नहीं करती है, सारी चीज़ें देती है, लेकिन यह फंड हमारे अक़लियत तक नहीं पहुंच पाता है। कहते हैं जब तक कोई समाज खुद अपनी हालत बदलने के सिलसिले में पहल नहीं करता है तब तक उसके मुकद्दर के फैसले सरकारों की मर्जी पर मुनहसर करते हैं। गोपालगंज में भी हालत बदल रही है, लेकिन विकास की रफ्तार बेहद सुस्त है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।